दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक ऐसे औरत की है जिसके साथ गांव का हर मर्द रात गुजार के अपने जिस्म की प्यास बुझाना चाहता है। ऐसे इस गांव के कुछ अमीर लोग भौरी के साथ सोने के लिए तिगड़म लगाते हैं, देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर शिक्षा के अभाव के चलते अधिकतर लोग अनपढ़ हैं। गांव की लगभग आधी आबादी रोजगार के लिए चौधरी अजमेर सिंह के भट्टे पर निर्भर है। जब चौधरी इन्हें मजदूरी पर रखेगा तब जाकर कहीं इनके घर पर चूल्हा जल पाएगा, नहीं तो इन्हें भूखे पेट ही रहना पड़ सकता है। इसी ईंट के भट्टे में धनुआ नाम का आदमी भी काम करता है, जिसकी लगभग आधी उम्र निकल चुकी है और अभी तक लड़की नहीं मिलने से शादी नहीं हो पाई है। तो उसने उम्मीद भी रखनी छोड़ दी है कि इस जन्म में कभी उसकी शादी हो पाएगी। और इस गांव में मंदिर का पुजारी भी रहता है, जो धर्म से तो पंडित है पर कर्म से किसी वैसी दरिंदे से कम नहीं है, जो धनुआ के लिए एक 22 वर्ष की लड़की का रिश्ता खोज लाता है, जिसका नाम भौरी है। भौरी दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन इससे कोई भी मर्द शादी नहीं रचाना चाहता। दरअसल भौरी की 3 बार शादी लग चुकी है, लेकिन वो शादी सफल नहीं हो पाई है। एक दूल्हा तो बीच मंडप में ही हार्ट अटैक से मर गया, वहीं दूसरा शादी लगने के बाद ही शादी होने तक जीवित नहीं रह पाया, और तीसरा तो शादी वाले दिन ही घोड़ी से गिरकर मर जाता है। ये सभी घटना इत्तेफाक भी हो सकती हैं, लेकिन गांव वाले अनपढ़ हैं, इस वजह से इन सभी अनहोनी की वजह भौरी को मानते हैं। चूंकि धनुआ के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, तो गांव का चौधरी और पुजारी ने मिलकर धनुआ की शादी भौरी से करवा देते हैं। धनुआ की शादी जोर शोर से रचाई जा रही है। इस गांव में 5 लोग अहम हैं। पहले नंबर पर है चौधरी चरण सिंह, जो गांव के लोगों को अपने भट्टे पर रोजगार देता है। गांव के ज्यादातर मजदूर इन्हीं के यहाँ काम करते हैं। दूसरा है चौधरी के भट्टे का मैनेजर, जिसका नाम सुरेंद्र है, जो भट्टे का काम संभालता है। मजदूरों को परेशान करना, दिहाड़ी काटना इसके लिए रोज की आम बात हो गई है। तीसरा इस गांव का पंडित है, जो धर्म का चोला पहनकर सारे अधर्मी वाले काम करता है। चौथे नंबर पर है लाला, जिसकी किराने की दुकान है, जो लोगों को उधारी तो देता है, लेकिन ब्याज में बहन बेटियों की इज्जत उधार लेता है। वहीं इस बारात में गांव का डॉक्टर भी आया हुआ है, जो डॉक्टर के भेष में जंगली भेड़िया है, जो मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी हैवानियत की गर्मी को शांत करता है। आए दिन अपने अस्पताल में आने वाली औरतों को नींद का इंजेक्शन देकर उनका शोषण करता रहता है। यहीं पर हम देखते हैं बारात में चौधरी के 2 छोटे भाई आए हैं, जिनका नाम गोपाल और दया है, जो आए दिन गांव की कुंवारी लड़कियों का शोषण करते हैं। औरतों की इज्जत से खेलना इन दोनों के लिए मानो खेल बन गया हो। इन्हें हमेशा शिकायत होती है कि इनकी शादी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है, हमें घोड़ी चढ़ने का मौका कब मिलेगा। ये सभी खाट में बैठे बातें कर रहे होते हैं। वहीं मानसिक रूप से एक डिस्टर्ब लड़की आती है, जिसका नाम बसंती है, जिसका इस दुनिया में नानी के अलावा कोई भी नहीं है, जो चौधरी के भाइयों को खेलने के लिए पूछती है। तो चौधरी का भाई उसे ललकार के भगा देता है, लेकिन अंदर से इसकी नीयत उस लड़की को देख के फिसल चुकी होती है। वहीं धनुआ अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश है, और हो भी क्यों नहीं, जिसकी एक टांग कब्र में हो और दूसरी बिस्तर में पड़ी हो। वहीं धनुआ का दोस्त भी है, जो धनुआ से मजाक में कहता है, कहीं दोस्त जोश में आकर पलंग मत तोड़ देना, तो धनुआ मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ चौधरी का भाई गोपाल और दया अपने जिस्म की प्यास बुझाने बसंती का पीछा कर रहे हैं। वो उनसे बचने की बहुत कोशिश करती है, पर खुद को उनसे बचा नहीं पाती, और उसे अगवा कर वो जंगल में बारी बारी से रेप करते हैं। वो बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है। इस दौरान उन्हें लगता है कहीं यह गांव वालों को इस बारे में ना बता दे, और अपने हैवानियत के चलते उसकी हत्या कर देते हैं। उस लड़की की बूढ़ी नानी उसे रात भर ढूंढती है, पर उन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलती। मजबूरन इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराती है। अगली सुबह जांच के दौरान बसंती की लाश नदी में तैरते हुए खून से सनी हुई मिलती है, जिसके शरीर का कुछ भाग तो मछलियों ने अपना निवाला बना लिया था। जहां इंस्पेक्टर पांडे को पूछताछ में पता चलता है कि कुकर्म चौधरी के भाई गोपाल और दया ने ही किया होगा, क्योंकि शाम को इन दोनों को बसंती का पीछा करते हुए देखा गया था। तो इंस्पेक्टर पांडे तुरंत उन दोनों भाइयों को अपनी एक कस्टडी में ले लेता है। चौधरी चरण सिंह इंस्पेक्टर को पैसों का लालच देता है, लेकिन इंस्पेक्टर चौधरी को एक जोरदार तमाचा मार देता है और कहता है, जितनी ताकत है लगा ले, और इस बार अपने भाइयों को लॉकअप से निकाल के दिखा। इस जोरदार थप्पड़ से चौधरी की एकदम फट चुकी होती है। दरअसल चौधरी और इंस्पेक्टर के बीच में पुरानी दुश्मनी है। भले ही इंस्पेक्टर के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर वो जानता है मेडिकल चेकअप में एक दिन सब कुछ प्रूफ हो जाना है। इधर चौधरी अपने भाइयों को बेल पर जेल से निकलवाने जाता है, पर इंस्पेक्टर उन दोनों को ललकार के भगा देता है। इसके बाद वो शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाते हैं। वो वकील बताता है कि इंस्पेक्टर ने उसके भाइयों पर बहुत सी धाराएं लगवाई हैं, ऐसी हालत में उन्हें बेल नहीं मिल सकती। लेकिन अगर वो हाई कोर्ट के जज को खरीद लेते हैं तो उसके भाइयों को आसानी से बचाया जा सकता है, और इसके लिए लगभग 3 लाख रुपयों की जरूरत पड़ेगी। और आगे वकील कहता है, जितना जल्दी तुम पैसों का इंतजाम करोगे तुम उतना जल्दी ही अपने भाइयों से मिल सकते हो। चौधरी के पास फिलहाल पैसे देने के लिए है नहीं। तब पंडित एडवाइस देता है कि उन्हें मजदूरों की दिहाड़ी से पैसे काट लें, तो जज को रिश्वत देने के लिए आसानी से पैसों का अरेंजमेंट हो सकता है। और मजदूर मजबूरी में भी काम नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि काम करने के लिए गाँव में कोई दूसरा भट्टा है भी नहीं। सुहाग रात के अगले दिन जब धनुआ ईंट भट्टे पर काम करने जाता है, तो भट्टे का मैनेजर धनुआ की बीवी को लेकर बहुत अश्लील कमेंट
टेंट पास करता है तो धनुआ नीचे सर झुकाकर बिना कुछ बोले ही अपने काम में लग जाता है इग्नोर करके। जब धनुआ शाम को मजदूरी से लौट रहा होता है, गांव की औरतें आपस में बातें करते हुए बोलती हैं कि धनुआ की तीसरी टांग में तो कोई हरकत ही नहीं है, क्या करेगा इतनी जवान बीवी का। लेकिन धनुआ उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ जाता है और लाला की दुकान में तेल खरीदने जाता है। तो गांव का लाला धनुआ से कहता है, कभी होरी को भी दुकान में भेजा कर, मैं तेरी सारी उधारी माफ कर दूंगा पिछली। दरअसल लाला की नज़र भौरी की इज्जत पर है ताकि अपनी वासना को वो शांत कर सके। ये सुन के धनुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लाला की उधारी के पैसे उसके मुंह में फेंक कर घर चला आता है। इस तरह सारा दिन उसका लोगों की ताने सुन सुन के गुजर जाता है। धनुआ की जिंदगी अब हंसी खुशी गुजरने लगती है। अब उसके जीवन में एक मकसद नजर आने लगा है। गांव के नीच लोगों को धनुआ की बीवी को देखकर बहुत जलन होने लगती है। वो बस इसी फिराक में है कि धनुआ उनके रास्ते से कब हटे और वो भौरी की इज्जत को तार तार कर दें। एक दिन धनुआ के पड़ोसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है तो अपनी पड़ोसन के साथ भौरी भी अस्पताल में बच्चे का इलाज करवाने जाती है, जहाँ डॉक्टर की नज़र इलाज में कम और भौरी पर ज्यादा होती है और डॉक्टर इलाज के लिए महंगी दवाइयाँ देनी पड़ेगी बोलता है, तभी बच्चा ठीक हो सकता है। डॉक्टर जानबूझ के महंगी दवाई लिखता है जिसकी फीस गरीब नहीं चुका पाते और वो इलाज के बदले औरतों के जिस्म का फायदा उठाता है। गांव की एक लड़की के साथ लाला के नाजायज रिश्ते हैं। वो उस लड़की से कहता है, अगर तुम भौरी को मेरे हवेली में लेकर आती हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। वो आकर भौरी को उसका प्रस्ताव रखती है, लेकिन भौरी उसे डांट कर भगा देती है क्योंकि भौरी चंद रुपयों के लिए अपना अभिमान नहीं बेच सकती, भले ही गरीबी में उसकी मौत क्यों ना हो जाए। अगले दिन मैनेजर ऐलान करता है कि मजदूरों की मजदूरी से पैसे काटे जाएंगे। मजदूर मैनेजर का विरोध करते हैं, लेकिन मैनेजर सीधा कह देता है, जिसको काम करना है करे, नहीं तो जा सकते हैं। मजबूरन मजदूर अपने काम में वापस लग जाते हैं क्योंकि गांव में कोई दूसरा काम मिल पाना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ धनुआ काम करते हुए गिर जाता है तो मैनेजर धनुआ को काम से बाहर निकाल देता है, ये कहते हुए कि एक रात भौरी को मेरे पास भेज दे, इसके बाद ही अब तू काम पे आ सकता है। इस बात से धनुआ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि इन दबंगों के सामने उसकी एक नहीं चलती, इसीलिए वो चुपचाप घर आ जाता है। अगले दिन जब भौरी उस बच्चे को देखने जाती है कि बच्चे की हालत में सुधार हुआ कि नहीं, तो वो देखती है बच्चा बीमार खाट पर बाहर पड़ा हुआ है और उसके घर से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। तो वो अंदर झांक कर देखती है तो डॉक्टर उसका शारीरिक शोषण कर रहा होता है। उसका दिल ये सब देखकर एकदम सहम जाता है। भौरी सारी बात धनुआ को आकर बताती है तो उससे कहता है, उसने तो अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है सिर्फ। धनुआ भौरी को बताता है कि भट्टे के मैनेजर ने उसे काम से बाहर निकाल दिया है और तब तक उसे काम पर नहीं रखेगा जब तक कि तुम्हारे साथ मैनेजर रात ना गुजार ले। तो भौरी सीधा कह देती है, भले मुझे एक वक्त खाकर गुजारना पड़े, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने शादी तुमसे की है, उन दरिंदों से नहीं। धनुआ की रात में थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाती है और वो अगले दिन चौधरी के भट्टे में अपनी बची हुई 7 दिनों की मजदूरी लेने जाता है। इस पर चौधरी उसे कहता है, एक रात भौरी को मेरी हवेली में भेज दे, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। इस पर धनुआ के तीखे जवाब मिलने से लाला अपने गुंडों से उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करवा देता है, जिससे धनुआ की हालत और बिगड़ जाती है और उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। डॉक्टर उसकी मलहम पट्टी तो कर देता है, लेकिन डॉक्टर कहता है धनुआ की हालत और बिगड़ती जा रही है और बेहतर इलाज के लिए ब्लड चेकअप कराने की जरूरत पड़ेगी और फीस के लिए मोटी रकम 600 रुपये जानबूझकर बोलता है ताकि डॉक्टर बाकी लोगों की तरह धनुआ के इलाज के बदले भौरी का नाजायज फायदा उठा सके। लेकिन भौरी एक पतिव्रता पवित्र महिला है और वो पैसों का इंतजाम करने के लिए घर के खाने का अनाज बेच देती है, जिसे लाला मजबूरी का फायदा उठाकर बहुत कम कीमतों में खरीद लेता है। भौरी डॉक्टर की फीस जमा करने जाती है, लेकिन डॉक्टर रिपोर्ट लेने शहर आया हुआ रहता है। इस वजह से फीस डॉक्टर के असिस्टेंट को दे देती है, लेकिन फिर भी धनुआ की हालत पर कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा होता है। इस वजह से भौरी को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। तब वो गांव के मंदिर जाती है ताकि धनुआ की तबीयत में सुधार हो सके, जहां पंडित बताता है कि उसके घर में भयंकर संकट आने वाली है। समय रहते उपाय नहीं किया तो धनुआ का बच पाना नामुमकिन है और इसके लिए गुप्त विद्या करने का उपाय बताता है, जिसकी विधि को पूरा करने के लिए रात के 12 बजे एक ही कपड़े में मंदिर में अकेले आना पड़ेगा कहता है। पंडित की बातों से भौरी समझ जाती है कि पंडित की नीयत कुछ ठीक नहीं है। दरअसल पंडित भी धर्म की आड़ में चरम सुख प्राप्त करना चाह रहा होता है। घर आकर भौरी सारी बात धनुआ से बताती है। वो कहता है, अगर बीमारी का इलाज मंदिर में होता तो मरीज डॉक्टर के पास जाता ही क्यों। इस तरह भौरी रात को मंदिर नहीं जाती। पुजारी रात भर भौरी का इंतजार में बैठा रहता है। इस बात पर चौधरी और डॉक्टर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि पंडित का बनाया हुआ प्लान फेल हो चुका होता है। वो सभी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि आखिर भौरी कब मजबूर होकर उनके पास आएगी। जब डॉक्टर को इस बात का पता चलता है कि भौरी ने इलाज की फीस जमा कर दी है, तब डॉक्टर भौरी को पाने के लिए अपना सातिर दिमाग चलाता है और अगले दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है, जहां डॉक्टर भरी सभा में झूठी रिपोर्ट दिखाकर साबित कर देता है कि धनुआ को एड्स की बीमारी है।
और इससे सभी गांव वालों को जान का खतरा है। इस तरह सारे गांव वाले धनुआ के खिलाफ हो जाते हैं। तब मजबूरन गांव वाले धनुआ को गांव से दूर रहने के लिए मजबूर कर देते हैं और फिर धनुआ गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तब भौरी को आखिरकार अपना घर चलाने के लिए मजबूरी में ईंट के भट्टे में काम पर जाना पड़ता है, जहां सभी मर्द उसे चील सी निगाह से नोच खाने को ताड़ रहे होते हैं और उसको मजबूर करने के लिए रोज नए नए तरीके आजमाते हैं। एक दिन तो हद ही हो जाती है। भट्टे का मैनेजर भौरी को छोड़कर सभी मजदूरों की छुट्टी कर देता है ताकि वो उसका गलत फायदा उठा सके। उसी दिन बम्बई से एक लड़का गाँव वालों की लाइफ स्टाइल पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने आता है, जिसमें वो गाँव वालों की समस्या को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो भौरी की काकी दरिंदों की नज़रों से बचाने के लिए शहरी लड़के के खाने पीने और रहने का इंतजाम भौरी के घर में कर देती है ताकि उसको थोड़ी सी आर्थिक रूप से मदद मिल सके। इस तरह साथ रहते रहते भौरी शहरी लड़के के काफ़ी करीब आ जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शूटिंग पूरी हो जाती है। जब वो लड़का मुंबई के लिए निकलने वाला होता है, उसी वक्त बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है और इस तरह रात का वक्त हो चला था। तो वो भौरी को बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए कहता है। वहीं रास्ते पर कीचड़ की वजह से भौरी का पैर फिसल जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और वहीं रास्ते पर ये दोनों एक दूसरे से एक्चुअली इंटीमेट होते हैं, प्यार करते हैं। इस तरह लिपटना चौधरी का आदमी इन्हें देख लेता है और वो जाकर सारी जानकारी चौधरी को बता देता है। ये सुनकर चौधरी, डॉक्टर और पुजारी तिलमिला उठते हैं कि भौरी ने उनकी जगह शहरी लड़के को कैसे चुन लिया। अगली सुबह शहरी लड़के को गांव वाले मारपीट के गांव से भगा देते हैं और वो लोग पंचायत तक बैठा देते हैं भौरी को जलील करने के लिए, जहां हर आदमी भौरी को अलग अलग सजा देने की बात करता है। यहाँ तक कि भट्टे का मैनेजर भौरी को गाँव में नंगा घुमाने तक की बात बोल देता है और सब मिलकर उसे पत्थर से मारने लगते हैं। तब काकी बीच में आकर भौरी को बचा लेती है। काकी पंचायत में बहस करती है लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता। इधर धनुआ भौरी के इस हरकत से टूट चुका होता है। वो भी गांव वालों के पक्ष में बातें करने लगता है और गुस्से में अपने झोपड़े की तरफ चला जाता है। भौरी उसी घर में वापस आती है जहां उसकी शादी करके वो पहली बार आई थी धनुआ के साथ, लेकिन अब उस घर में आग लग चुका होता है। इस तरह भौरी बहुत अकेले रह जाती है। उसे अब कोई भी मजदूरी पर नहीं रखना चाह रहा होता है और पति भी साथ छोड़ गया होता है। ऐसी सिचुएशन में भौरी हार मान के फैसला करती है अब वो वही करेगी जो सारे गांव वाले उससे चाहते हैं। अब सारे गांव में एक खबर फैल चुकी होती है कि भौरी वेश्यावृत्ति में उतर चुकी है। रात में वो चौधरी और उसको चमचों को एक साथ घर पर बुलाती है और बोली लगाने को कहती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा भौरी उसी के साथ रात गुजारेगी और लाला इस रात सबसे बड़ी बोली लगाता है और लाला फिर रात भर भौरी के बदन का मजा लूटता है। इसके बाद भौरी बारी बारी से ये मौका गांव के हर मर्द को देती है। जब गांव में भौरी के वेश्यावृत्ति के बारे में जानकारी फैलती है तो गांव का हर दूसरा मर्द भौरी के साथ रात गुजारने के सपने देखने लगता है। इस तरह गांव का सेठ, साहूकार से लेकर मजदूर सभी भौरी के बदन का स्वाद ले चुके होते हैं। ये होरी के लिए समय बीतने के साथ आम बात हो चुकी होती है। इधर धनुआ सब कुछ जानते हुए भी गांव से बाहर रहने को मजबूर हो रहा होता है। दूसरी तरफ चौधरी अपने भाइयों की जमानत नहीं करवा पा रहा होता तो वकील उसे एडवाइस देता है अगर बसंती की दादी अगर केस वापस लेने को राजी हो जाए तो उन्हें जेल से छुड़वाया जा सकता है। चौधरी बात करने बसंती की दादी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि बसंती उसी की नाजायज बेटी थी और उसी के भाइयों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। ये सुनकर वो परेशान हो जाता है और काफी ज्यादा तनाव में रहने लगता है क्योंकि उसे अभी तक पता था कि उसकी कोई औलाद नहीं है, क्योंकि उसने औलाद की चाह में अपनी आधी उम्र गुजार दी होती है और इसी पछतावे के चलते वो बीमार रहने लगता है। इसी दिमागी तनाव के चलते एक दिन उसकी मौत हो जाती है और गांव में अभी भी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है जैसा चौधरी ने अपने पीछे छोड़ा था। डॉक्टर की बेटी कुछ दिनों से बीमार है। अलग तरह की दवाइयाँ ट्राई करने के बाद भी उसकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। हमेशा उसे बुखार रहता है। जब उसका ब्लड सैंपल डॉक्टर शहर भेजता है तो रिपोर्ट में उसे बुरी खबर मिलती है कि उसकी बेटी को एड्स की बीमारी है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मारता पीटता है और पूछता है कि किसके साथ मुंह काला किया है। तब वो बताती है कि कंपाउंडर के साथ उसका अफेयर चल रहा है। तो डॉक्टर अपने कंपाउंडर की खूब कुटाई करता है और उससे पूछता है कि किस किस के साथ सोया है। जब वो बताता है कि उसके शारीरिक संबंध भौरी के साथ भी हैं, यानी कि ये बीमारी उसे भौरी से मिली है। जब डॉक्टर भौरी का नाम सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसने भी भौरी के साथ रात रात भर मजे किए होते हैं और इस तरह पूरे गांव में एड्स की बीमारी फैल चुकी होती है। यानी कि हर वो शख्स जो भौरी के बदन को नोचा था अब वो एड्स की बीमारी का शिकार हो चुका था।
और अब धीरे धीरे गांव में मौतों की संख्या बढ़ने लगती है। गांव वालों को लगता है कि गांव में कोई भयंकर विपदा आई है और इन सभी का कारण वो भौरी को मानते हैं। गांव में हो रही लगातार मौतों की खबर सुन के वहां पर मेडिकल टीम आती है, जहां ब्लड चेकअप में पता चलता है कि गांव के हर मर्द और औरत को HIV पॉजिटिव है। गांव का एक आदमी बताता है कि ये बीमारी 4 साल पहले धनुआ को हुई थी। तो गांव वाले उसे ढूंढ के मारते पीटते हुए मेडिकल चेकअप कराने गांव पर लाते हैं। उसका खून जांच किया जाता है तो पता चलता है कि ये बीमारी उसे है ही नहीं। वो रिपोर्ट फर्जी थी जो उस समय डॉक्टर ने पंचायत के सामने दिखाई थी। असल में ये बीमारी उस लड़के से हुई थी जो बम्बई से गांव में डॉक्यूमेंट्री शूट करने आया था। इसके बाद भौरी से ये पूरे गांव में फैल चुकी होती है। जब गांव वालों को पता चलता है कि डॉक्टर ने पंचायत में झूठी रिपोर्ट दिखाई थी कि धनुआ को एड्स है, तो उनका गुस्सा डॉक्टर पर टूट पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव का डॉक्टर भी इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार था। तो पुलिस इंस्पेक्टर गांव वालों को रोकने के लिए हवा में गोली चलाता है। तो होरी को लगता है कि धनुआ को गोली से मार दिया गया है और वो डर के खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। ये सब देख सुनकर धनुआ गांव से बाहर जाने लगता है और गांव के पुल में पहुंचता है तो उसे भौरी की याद आती है। तो वो भागकर गांव की तरफ आता है। भौरी को देखता है लेकिन वो तब तक मर चुकी होती है। फिर धनुआ उसे सम्मान पूर्वक आखिरी विदाई देता है और इसके साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है इस कहानी की कि जैसा करोगे आप वैसा ही पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।